जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार सिखावाड़ी पर, जहां हम आज लेके आए हैं आपके लिए 2023-24 के जो बजट पास हुआ है उसका एनालिसिस। और इस पूरे क्लास में हम देखेंगे कि ये बजट किसके किसके लिए फ़ायदेमंद है, या निम्न वर्ग के लिए कितने फ़ायदेमंद है, मध्यम वर्ग के लिए और अमीर लोगों के लिए, और इसमें टैक्स की क्या स्थिति है और लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिशियल है, युवाओं के लिए क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग। और एक एनालिसिस के रूप में इस क्लास को देखेंगे जो कि आपके आने वाले आगामी पेपर, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, या यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीबीएड, किसी भी एग्जाम के लिए बजट से क्वेश्चंस आना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट्स करते जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम के दृष्टिकोण से एनालिसिस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। तो ये भारत सरकार की बजट है और इसमें मुख्य विशेषता 2023-24 की, और फरवरी 2023 में क्या हुआ था, वित्त मंत्रालय बजट प्रभाग द्वारा जारी हुआ था। चलते हैं हम अपने बजट की तरफ, जो कि इसकी विशेषता है। देखिए, इस बजट को मोदी जी ने क्या नाम दिया, तो इस बजट को अमृत काल का बजट कहा है और लोगों को ये बताया है कि ये आपके लिए अमृत के समान होगा भारतीय बजट। ठीक, तो इसमें कितने बातों पर मुख्यतः ध्यान दिया गया है, तो 3 बातों पर। एक तो युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर। अब युवा वर्ग के लिए क्या चाहिए, युवा वर्ग को शिक्षा के साथ साथ रोजगार चाहिए, तो इसमें रोजगार सृजन में वृद्धि है। दूसरा क्या है, रोजगार सृजन में वृद्धि। और तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। और आर्थिक स्थिति जब मजबूत रहेगा तभी देश का विकास होगा। तो मोदी जी का कहना है कि इस बजट के द्वारा क्या होगा, देश के हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब देखते हैं कितनी सुधरती है। इसमें 7 चीज़ों को प्राथमिकता दी गई। किसने? 7 चीज़ को। तो कौन कौन सा है? पहला है हमारा समावेशी विकास। इसमें समावेशी विकास होगा, अंतिम छोर तक पहुंचना, देश के अंतिम कोने तक या अंतिम व्यक्ति तक इस बजट को पहुंचाना, अवसंरचना और निवेश, और युवा शक्ति और क्षमता उभारना, युवाओं की क्षमताओं का विकास करना, और हरित विकास और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 चीज़ हैं। 7 चीज़ों पर क्या किया गया है, पूर्णतः इस बजट को केंद्रित किया गया, जिसको अमृत काल के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 7 चीज़ कौन कौन सा? हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, क्षमता उभारना, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश के साथ साथ समावेशी विकास और अंतिम छोर तक पहुंचना। ये 7 चीज आपको याद होना चाहिए। चलते हैं हम अब, मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका। तो पहला इसमें टॉपिक है समावेशी विकास। अब समावेशी विकास में क्या क्या है, तो कृषि और सहकारिता, थोड़ा इसको डिजिटल, और पहला क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण। किसानों के लिए क्या गया, सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान किया गया। अब किसानों को बीजों के बारे में या कैसे उन्नतशील खेती किया जाए, इस विषय में डिजिटल के माध्यम से समझाया जाएगा। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ये क्या होगा, कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना होगी हर गांव में, जिससे कि ये क्या होगा, कृषि को एक स्टार्टअप मिल सकेगा, लोग वहां से आराम से पैसा ले सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तीसरा क्या है, AANV बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम, उसमें उच्च मूल्य की बागवानी फसलों को उत्पादन के बढ़ाने के लिए प्रयास किया। देखिए, बहुत सारे फसलों का क्या है, मूल्य कम होता है और बहुत सारे फसलों का समर्थन मूल्य ज़्यादा है। तो इसमें सरकार जो अत्यधिक समर्थन मूल्य वाली फसल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की या उत्पादन करने के लिए जोर दिया जाएगा। लक्षित निधियन, अब अगला क्या है, लक्षित निधियन। तो पशुपालन, डेयरी और कृषि के मत्स्य क्षेत्र को 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन। देखिए, सरकार आपको ऋण देती है, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, या कोई भी आपका अपना पशुपालन के लिए गवर्नमेंट एक छोटी सी ब्याज पर आपको लोन देती है। तो उसके लिए क्या क्या है, 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कि जो लोग चाहें आराम से लोन लेके अपने खुद के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और 4 लोग को रोजगार दे सकते हैं। अगला क्या है, भारत को मिलेट की वैश्विक केंद्र बनाना। और मिलेट को क्या कहा गया, श्री अन्न के रूप में दिया गया। क्या, श्री अन्न के रूप में। तो भारत को पूरे विश्व में मिलेट का क्या है, मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए है। और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद की सहायता दिया जाएगा। इसकी सहायता के लिए क्या होगा, देखिए, पहले मिलेट को श्री अन्न दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट 2023-24 में किस फसल को श्री अन्न की उपाधि दी गई, तो किसको, ध्यान रखिएगा, मिलेट को। इसको नोट्स करते रहिएगा। अगला है व्यापारिक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना। उपयुक्त समय पर बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाएगा। अब कभी कभी होता है कि लोग समय से न ट्रैक्टर मिल पाता है, न पानी मिल पाता है, न फसल अच्छे से मिल पाती है, तो उनके लिए क्या, और न ही समय से उनका इतना हो जाने के बाद अगर फसल हो भी जाता है अच्छा, तो उनकी बिक्री में बहुत समस्याएं आती हैं। तो इन बिक्री को क्या क्या किसानों के लिए सरल बनाया गया ताकि उनका पारिश्रमिक क्या हो, बढ़े और उनको तुरंत फायदा हो सके। और अब देखिए, ये हम ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र का संस्थागत ऋण में वृद्धि और रिकॉर्ड खाद्यान्न, हम लोगों ने ऊपर क्या देखा कि गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ रुपए का क्या कर रहा है, आपको ऋण दे रहा है, और उसके बाद रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। तो देखिए, यहाँ पे ये जो एक तरफ है 60, 80, 100, ये लाख करोड़ में है, और ये आपका FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर
2015 में कितना था? 85 था। 2016 में कितना हुआ फाइनेंशियल? 92। और ऐसे बढ़ते बढ़ते 17 में 107, 18 में 116, 19 में 126, करते करते 2022 में कितना हो गया? 186। लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है 2015 से 22। 7 साल में जो कृषि संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई, कितनी हुई है? लगभग 2.5 गुना। 80 आपका 85 से 186 लगभग पहुंचने वाला है। और खाद्यान्न का क्या होता है? ये मिलियन टन है, 200, 220, और इधर आपका ईयर है। तो देखिए 2015 में कितना उत्पादन रिकॉर्ड था? तो वो था 250। कितना? 250 मिलियन टन। 2016 में भी उतना ही रहा, लेकिन 2017 में बढ़ के लगभग 2070 लगभग 20 मिलियन टन क्या हुआ था? बढ़ा हुआ था। और ऐसे करते करते फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना हो गया? 320। अब सोचिए पिछले 7 सालों में लगभग 80 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन में क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। ये दिखा रहा है कि भारत की खेती कितना ज़्यादा वृद्धि कर रही है और कितने ही कृषक जो हैं वो नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खाद्यान्न की उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। और अब अगला क्या है? स्वास्थ्य। देखिए सबका साथ सबका विकास समावेशी विकास है, तो स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया है कि कितने पैसे खर्च किए गए? तो इसमें नए 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करेगा। पूरे भारत में गवर्नमेंट क्या करेगी? 157 नए नर्सिंग कॉलेज की। अच्छा, यूपी को कितने कॉलेज मिल रहे हैं? तो यूपी को 27 कॉलेज, सबसे अधिक 27 कॉलेज कहाँ खोलेंगे? यूपी में खोलेंगे। किसके? नर्सिंग कॉलेज के। और सकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरू करेंगे ये चीज़। अब फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम से। अब जो ये फार्मा है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी? सरकार नई नई योजनाओं को लाएगी ताकि उससे उसका विकास हो सके। ठीक, और जो मेडिसिन का है वो सरलता से इंसान को कम दाम में मिलने की चांसेस भी हैं। और ICMR की चुनिंदा प्रयोगशाला में सुविधा के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान का प्रोत्साहन करना। देखिए अब ये जो नर्सिंग कॉलेज खुलेगा उससे क्या होगा? नए नए बच्चे इसमें आएंगे तो निश्चित रूप से कौशल का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ अनुसंधान, जो चिकित्सा अनुसंधान है उसको भी प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि जो कमी है वो भर जाएगा और नए नए बच्चे आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ वो क्या करेंगे? संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करेंगे। अब स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर कितना वृद्धि की GDP? तो देखिए हेल्थ पे क्या था? 1.4% था, जो कि अब कितना हो गया? 2.1। ये कब से कब है? ये फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2023। तो 2019 में कितना था? ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं 1.4 था हेल्थ पे, लेकिन अब कितना हो गया? 2023 में 2.1 हो गया। ठीक, ये GDP का इसमें दिया गया इतना भाग। और एजुकेशन पे पहले कितना था? फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2.8 था और 2023 में 2.9। तो एजुकेशन पे लगभग बहुत ही सीमित बढ़ोतरी हुआ है। अब एजुकेशन की बात है, शिक्षा और कौशल को देख लेते हैं। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षण प्रशिक्षक की पुनरुद्धार। जो बहुत सारे टीचर हैं जिनको एक बार नियुक्ति हो गया तो फिर उनका कोई ट्रेनिंग नहीं होता, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षक प्रशिक्षण की पुनरुद्धार करेगा और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा? डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना। ध्यान रखिएगा वहाँ पे आपको वाईफाई से लैस नेट मिलेगा, अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपने घर में रह के नहीं पढ़ पाते या जिनके घर की या गाँव के इन्वायरमेंट पढ़ने लायक नहीं है, और उन बच्चों के लिए क्या है? सरकार राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करेगा जहाँ वो जाके एक रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ सकते हैं। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के राज्यों को प्रोत्साहित करना। अब पंचायत क्षेत्र होता है गांव में, तो उनको क्या करेगा? राज्य को ये प्रोत्साहित करेगा कि राज्य पंचायत और बोर्ड स्तरों पर क्या करें? पुस्तकालय खोलने के लिए पैसा दें या वहाँ के लोगों को, ये जो उनके अधिकारी हैं उनसे खुलवाएं ताकि वहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर एजुकेशन मिल सके। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, सभी के लिए सुविधाएं। अब देखिए इस बजट में सभी के लिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसके लिए क्या है। देखिए ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन हुआ है। जैसा कि हर जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है? जल निगम का व्यवस्था कर रही है, जिससे कि एक लंबी दूरी का क्राइटेरिया आकर उसमें पानी का अच्छे से वितरण हो रहा है और वो पानी ज़्यादा ही लाभदायक है। तो ग्रामीण घरों के लिए 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन की ये दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के किसान के तहत 11.4 करोड़ रुपये अधिक किसानों के लिए है। क्या है? 11.4 कितना है? करोड़ रुपये अधिक किसानों के लिए है और 2.2 लाख करोड़ रुपये नकदी अंतर। देखिए ये जो 2-2 हज़ार रुपये की मासिक आती है किसानों को, उसमें क्या क्या मोदी ने 11.4 करोड़ रुपए से अधिक किसानों को क्या किया है? दिया है। और इसमें कितना अंतरण हुआ है नकदी मूल्य का? तो 2.2 लाख करोड़ रुपए। ठीक, ये याद रखिएगा। ये उपलब्धियां समावेशी विकास के अंतर्गत आ रही। सारा काम मोदी जी का समावेशी विकास पर है, लोगों के विकास के लिए। और PMSBI और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ रुपए व्यक्तियों के लिए बीमा कवर दिया गया है। ये 44.6 करोड़ रुपए क्या हुआ? व्यक्तियों के बीमा को कवर करने के लिए दिया गया है। अब
47.8 करोड़ रुपए पीएम ने जनधन बैंक खाते में दिए हैं। आपको पता है कि जनधन खाता शुरू हुआ था जिसमें कि एक लोगों के लिए सबका खाता सबका होना चाहिए एक बैंक में, सबका खाता अपना भाग्य विधाता करके कुछ स्लोगन था। तो उसको के हिसाब से क्या है 47.8 करोड़ रुपए पीएम ने जनधन खाते में के लिए दिया है। 102 करोड़ रुपए व्यक्तियों के लिए, 220 करोड़ कोविड टीके के लिए। देखिए 120 करोड़ व्यक्तियों के लिए कितने 220 करोड़ रुपए कोविड के लिए दिया है। मतलब 220 करोड़ कोविड टीके के लिए क्या हुआ है 102 करोड़ रुपए दिए हैं। और उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, ये गैस मोदी जी ने हर घर दिया, जिससे कि महिलाओं को धुओं से क्या मिला, छुटकारा मिला और उनका जीवन पहले से बेहतर हो सका। और एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाया गया। देखिए हर गांव में स्वच्छ भारत के इस हिसाब से क्या हुआ है शौचालय बांटा गया, तो उसके लिए मोदी जी ने कितना पेमेंट किया इस बार 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय के लिए किया गया है। मतलब लगभग 12 करोड़ परिवारों को इन्होंने क्या शौचालय देने का इस बार हुआ है। ठीक कम इस 2023 और 24 के बीच में। अब वृद्धि लोचदार बनी रही या वृद्धि दर 4। अब देखिए यहाँ पे रियल जीडीपी और फाइनेंशियल ईयर 20 लेवल। ठीक, फाइनेंशियल ईयर जो 20 था उसका जो सेकेंड फेज था उसमें कितना बढ़ा था, लगभग 140 से 50, लगभग 145 लाख करोड़ रुपए हमारे जीडीपी में वृद्धि हुई थी। फिर 2021 में क्या हुआ, घट गया क्योंकि उसमें कोविड का था तो निश्चित रूप से घटा और ये 145 से घटकर लगभग 135 के लगभग आ गई। फिर 2022 के फर्स्ट फेज में क्या हुआ, पूरा ईयर में पर ईयर तो 150 का क्राइटेरिया छुआ, टच किया, क्या टच किया। और 2023 में क्या किया, इसने वृद्धि बढ़ा के लगभग 11% जीडीपी के हिसाब से बढ़ा और ये क्राइटेरिया कितना 2020 से 23 के बीच में पहली बार 160 करोड़ के लगभग पहुंची। अब बेरोजगारी दर देखिए 4 वर्षों की निम्न जो रही, तो जून 19 में क्या स्थिति रही, ये 10% से नीचे रही 8.9। ऐसे करते करते इस समय जो सितंबर 2022 तक निकला है उसमें बेरोजगारी दर बढ़ा है, कितना हो गया 7.2 दिखाया गया। और जब स्टार्टिंग था तो जून में कितना था, जून 19 में लगभग 10%, तो इनके हिसाब से लगभग है। लेकिन जो कोविड के समय रहा, देखिए कोविड का समय जो 20 का रहा उसमें बेरोजगारी दर बढ़ के 20.9 मतलब कि 21% बढ़ गई थी, जो कि अब सितंबर 2022 में 7.2 पर आकर रुकी है। ठीक, ग्राफ से समझाने का मतलब ये है कि आप लोग जब ग्राफ से रिलेटेड अगर सवाल आता है तो आप उसको भी करने में सक्षम हो सकते हैं अगर समझे रहेंगे तो। चलते हैं हम अपने अंतिम छोर तक पहुंचना, जो हमारा अगला अंतिम छोर तक पहुंचना। इसमें क्या प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू योजना करेगा, तो इसमें क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी पीवीटीजी विकास की मिशन की शुरू करेंगे। कर्नाटक में सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। ठीक, कर्नाटक में एक अच्छा भाग जो है कर्नाटक का वो क्या है सूखाग्रसित हो चुका है, तो वहाँ पे मोदी जी ने क्या किया है सिंचाई के लिए कुछ पैसों का अधिक आवंटन किया है ताकि वहाँ की जो क्षेत्र हो वहाँ पे अच्छी खेती हो सके। और 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। देखिए 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, ये है क्या एकलव्य आदर्श स्कूल, तो ये जो पिछड़ी आदिवासी और जनजातीय इलाकों में स्कूल खोला गया है उसको ही एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल। अब इसमें करें अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना, तो ये 3 साल में दिए हैं कि 3 साल में कितना करना है इनको, तो 3 साल में 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। कितनी 38,800 मतलब 39,000। तो ये शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो 740 विद्यालयों में 38,800 वैकेंसी आए और उस पर वो मेहनत करें और नौकरी पा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से टीचर के लिए। और इसके साथ ही प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलकरण के लिए भारत में श्री की स्थापना। देखिए जो प्राचीन पांडुलिपियां इनका स्थापना अभी केरल में ताड़ के पत्तों से बना विश्व की सबसे बड़ी, फिर गुजरात में सबसे बड़ी संग्रहालय बन रहा है, तो इन सबको क्या करेगा डिजिटल से लैस करेगा, मतलब वहाँ पे एकदम डिजिटलीकरण रहेगा। और मोदी जी का स्लोगन भी है कि भारत ऑनलाइन हो जाए, पूरा डिजिटलीकरण रहे। चलते हैं आगे हम लोग अवसंरचना और निवेश की तरफ। अब देखिए अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगा। इसका गुणांक प्रभाव क्या होगा कि विकास और रोजगार में वृद्धि होगा। क्या होगा, विकास और रोजगार में वृद्धि होगा, ठीक ना। और पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4 से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करना। देखिए जो पूंजीगत निवेश था उसमें क्या हुआ 33.4% मोदी जी बढ़ाने की बात करें और वो बढ़कर कितना हो जाएगा 10 लाख करोड़ करना है। थोड़ा इसको हम अब अच्छा से दिख रहा है। और अवसंरचना निवेश के प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना। देखिए अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों के लिए केंद्र राज्य के बीच में होता है और उसके बाद क्या होता है कि ये आरबीआई ब्याज लेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है 50 वर्षों से अधिक तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। मतलब आप विकास करिए राज्य का और आपको इसके लिए कोई भी ऋण नहीं देना होगा, टाइम से आप पैसा आपके पास जब होगा तो आप वापस कर दीजिएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ को अब तक उच्चतम पूंजीगत परिव्यय की गई है। ये अब तक के जो
रेलवे के लिए ये सबसे लंबी पूंजी इस बार के क्या किया है, बजट में पेश किया गया, कितने का, 2.4 लाख करोड़ रुपए तक का किया गया है। थोड़ा इसको देखने आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पत्तनों कोयला इस्पात उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड टू एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन को क्या है, 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना है। अब देखिए पत्तन जहाँ पे जहाजें बड़े बड़े आके रुकती हैं, कोयला इस्पात उर्वरकों क्षेत्र के लिए एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्दिष्ट 100 परिवहन अवसंरचना, ये क्या इन लोग के बढ़ावा के लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना की बढ़ावा करेगा। और UIEDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन करेगा। ठीक, क्षमता उभारना और आस्था आधारित सरकार, उपाय और संभावित परिणाम। देखिए क्षमता उभारने के लिए कुछ काम किए जाएंगे और जब हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हम मान के चलते हैं कि संभावित रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है। तो भारत में AI का निर्माण, 3 शैक्षिक संस्थानों में विशेषीकृत AI केंद्रों की स्थापना करना। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा कृषि, स्वास्थ्य और धारणी शहरों में AI आधारित समाधान होगा। मतलब कृषि, स्वास्थ्य और धारणी शहरों में क्या होगा, इसका फायदा होगा। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू करना, कह रहा है कि तो क्या होगा, इससे स्टार्टअप्स और अकादमियों द्वारा अनुसंधान के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंच संभव बनाना। क्या होगा, स्टार्टअप द्वारा अकादमी द्वारा अनुसंधानों के लिए गुमनामी आंकड़ों तक पहुंचना। कुछ ऐसे हैं जो कि एकदम विलुप्त होते चले जा रहे हैं अकादमी अनुसंधान, तो उनको क्या, उनके आंकड़ों को पहुंचकर संभावना और उनमें विकास करना। विवाद से विश्वास, प्रथम MSMI के लिए लचीला संविदा निष्पादन को, इसका फायदा क्या होगा कि इसका फायदा होता है कोविड अवधि के दौरान प्रभावित MSMI को राहत मिलेगा। ठीक, और विवाद से विश्वास सेकंड में क्या है, सुगम और मानवीकृत समाधान स्कीम, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक विवादों में तेजी से निपटारा होगा। और E-कोड का चरण 3 शुरू करना, कारगर न्याय प्रशासन, मतलब E-कोड को जारी करने का है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनको करने में क्या होता है, अधिकतम समय लग जाता है, तो उसको कारगर न्याय प्रशासन तेजी से उसको प्रभावी करना होता है। और व्यावसायिक उद्यमों और धर्मार्थ न्यासों से उपयोग हेतु NTT डिजिलॉकर की स्थापना करना। इससे क्या फायदा होगा, NTT डिजिलॉकर की स्थापना होगा तो व्यावसायिक परितंत्र के साथ दस्तावेजों को सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह और साझा करना सुसाध्य बनाना। मतलब इससे क्या है कि जो व्यावसायिक एरिया है उसके दस्तावेज को सुरक्षित ऑनलाइन संग्रह, देखिए जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर अपने मार्कशीट को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम Gmail पर रखते हैं तो क्या होता है, वो एक सुरक्षित रहता है, तो उसी को NTT डिजिलॉकर करके क्या किया जाएगा, ऑनलाइन संग्रह किया जाएगा और सुरक्षित सुसाध्य बनाया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना। देखिए अब 4G तो लॉन्च हुआ है, अब 5G लॉन्च करने की बात चल रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन का विकास होगा और 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना। इससे क्या होगा, रोजगारों में वृद्धि होगी। अब वहाँ पे कर्मचारी चाहेंगे, प्रयोगशाला बनेगा तो रोजगारों की संभावना और व्यवसायों के अवसरों के लिए क्या है, उपयोगी ये सिद्ध होगा, जिससे कि आगामी समय में जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको नौकरी की चांसेज बढ़ सकती हैं। और प्रयोगशाला में निर्मित हीरा LGD क्षेत्र में लिए अनुसंधान विकास संस्थान घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करना। ये प्रयोगशाला निर्मित हीरा जो बन रहा है इसको अपने देश में, ताकि हमारी जो राशि है, हमारे देश का मनी है वो बाहर ना हो, क्योंकि आयात हम जब भी करते हैं तो विदेशों को पैसा देते हैं तभी आता है, तो आयात पर निर्भरता कम करके घरेलू उत्पादन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चलते हैं अब हरित विकास की तरफ। PM प्रणाम की शुरुआत। देखिए राज्य संघों के राज्य क्षेत्रों के वैकल्पिक उर्वरकों के लिए प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, और संभरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए EPE के तहत अधिसूचित किया जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र, इससे क्या होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर-धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाएंगे। ये जो 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र होगा, क्या होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबर-धन स्कीम के तहत स्थापित किया जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने इसको पे, देखिए संभरणीय परितंत्र विकास, क्या है, संभरणीय परितंत्र विकास। तो इसमें क्या होगा, तट रेखा के साथ साथ मैनग्रोव पौधारोपण के लिए मिस्ट्री की शुरुआत होगी। आर्द्र भूमियों को इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन। देखिए आर्द्र भूमि को क्या बोलते हैं, धरती का फेफड़ा भी बोलते हैं, और इसको अमृत धरोहर के रूप में कार्यान्वयन करेगी, जिसमें अन्य पहले क्या होंगी, किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना होगी। देखिए सरकार अब क्या है कि बायो खेती, तो मतलब ये उर्वर जो
जैविक खेती है उसकी तरफ से हटकर बायो गैस की तरफ बढ़ने के लिए है। ये यूरिया और खाद को दूर करने के लिए, इसलिए क्या होगा 10,000 बायो इनपुट संसाधनों के स्तंभ, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विकास होगा, ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए तटीय नौवहन का बढ़ावा मिलेगा और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन होगा। गवर्नमेंट ने कर दिया कि 15 साल से ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं चलेगी क्योंकि प्रदूषण होता है। तो अब क्या होगा, उसको करने के लिए ये निधियों का आवंटन भी कर रहे हैं कि आप आइए, और ये अमृत पीढ़ी युवा शक्ति के लिए है। अब देखिए युवाओं के लिए क्या है, PMKVY 4.0 की शुरुआत। इसमें क्या होगा, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण और आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया। ये चीज़ों को क्या किया जाएगा, पाठ्यक्रम, पढ़ाई वाले पाठ्यक्रम में किया जाएगा ताकि लोग टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पा सकें। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के अंतर्गत चुनौती प्रकृति से चुने गए कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित किया जाना जरूरी है। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें यूनिटी मॉल से ODOP, एक जिला एक उत्पाद, GIE और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन और विक्रय को बढ़ावा मिलेगा। अब वित्तीय क्षेत्र में, तो वित्तीय क्षेत्र में देखिए ना, कर टैक्स में बहुत छूट मिला है इस बार। तो पहला क्या, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। इसमें क्या होगा, ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में तेजी आएगी और MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कार्पस निधि का विस्तार किया जाए। अब देखिए इसमें महिलाओं के लिए भी क्या है, तो महिलाओं के सम्मान में बचत पत्र क्या है, महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बार की नई लघु बचत की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों की बचत के लिए क्या हुआ, अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से 30 लाख बढ़ाकर कर दिया। पहले क्या था, 15 लाख आप जमा कर सकते थे, लेकिन अब आप 30 लाख तक कर सकते हैं। अन्य पहले GIFT IFSC में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। प्रतिभूति बाजारों और शैक्षिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना। अब देखिए ये बात इसी जाए तो हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ। तो मोदी सरकार ने टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5 को क्या कर दिया है, जिसके तहत LED टेलीविजन सस्ता हो गया। अब जो सस्ता हुआ है पहले हम उसको देख लें। तो सस्ता हमारा क्या क्या हुआ है, LED TV हुआ है, कपड़ा हुआ है, साइकिल हुआ है, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम सेल्स, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लेंस, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें। क्या क्या, LED TV सस्ता, कपड़ा, साइकिल हुआ है, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सस्ता इसलिए किया गया क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बाइक लाने के लिए पूरी तरह से वो डीजल और पेट्रोल को क्या कर रही है, पीछे रखने की कोशिश, इसलिए इसको सस्ता किए। लिथियम सेल्स को सस्ता किए, खिलौना और मोबाइल कैमरा के लेंसों को और हीरे के आभूषण और साथ ही साथ बायोगैस से जुड़ी चीज़ों को क्या किए, सस्ती किए। अच्छा महंगा क्या क्या हुआ है, तो महंगे में क्या क्या हुआ है, आयातित चांदी महंगा हुआ है, सोना महंगा हुआ है और प्लेटिनम महंगा हुआ है, विदेशी किचन की चिमनियाँ महंगी हुई, एक्सरे मशीन महंगा हुआ है और विदेशी खिलौने महंगा हुए, छाता भी महंगा हुआ है। साथ ही साथ सिगरेट और शराब को बढ़ा दिया गया है, इस पर एक अच्छा बैट लगाया गया है जिसके कारण शराब और सिगरेट महंगा हो जाए। देखिए खिलौने सस्ते हैं लेकिन विदेशी खिलौने क्या हो गए, महंगे हो गए, याद रखिएगा। अब राजकोषीय प्रबंधन, राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण दिया गया, जिस वर्ष 2023 और 24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाना है। क्या करना है, 2023 और 24 के भीतर पूंजीगत व्यय को खर्च करना है। राज्यों को ऋण के आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्तों पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों से संबंध होंगे। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP का 3.5% अर्थात 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए सहबद्ध किया जाएगा। राजकोषीय समेकन में क्या है, 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य किया गया है। ठीक, और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहत अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को सहारा, ये आप देख सकते हैं इसके माध्यम से कि 21 में कितना रहा, 5.8 से 2.3, 22 में कितना रहा, इतना रहा, 23 में कितना रहा, ये आप ग्राफ के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। ठीक, ये लाख करोड़ में रहा है। और अब चलते हैं हम आगे, संघ सरकार द्वारा बढ़ता पूंजीगत व्यय। देखिए फाइनेंशियल 2000 क्या रहा, 2.5 रहा, जबकि 23 में कितना हो गया, 7.3 और 2024 तक कितना करने की व्यय है, तो ये आपका हो जाएगा 10%। याद रखिए कितने, 10% तक करने की बात है और शुरू हुई थी 2.5 से। 9 महीनों का आयतों कवर पर्याप्त विदेशी मुद्रा क्या है, तो ये देख सकते हैं आप ग्राफ के माध्यम से कि कितना है। कर प्रस्ताव, अब देखिए अप्रत्यक्ष करों को सरलीकरण से लाभ, पहला क्या है, उच्चतर निर्यात, उच्चतम घरेलू विनिर्माण, अर्थव्यवस्था से अधिक मूल्यवान और हरित ऊर्जा और गतिशीलता।
अब इसके निम्नलिखित पर सीमा शुल्क में परिवर्तन और उसके लाभ क्या है। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाए, इससे क्या होगा, पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। मोबाइल कैमरा लेंसों की आयात होगा, जिससे मूल्यवर्धन बढ़ाना है। और डीनचर्ड इथाइल एल्कोहल से क्या होगा, रसायन उद्योगों के लिए कारगर होगा। श्रिम्प आहार के लिए उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट है, जो कि अधिकाधिक समुद्री निर्यातों के लिए है। और प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माणों के लिए बीज होगा, जो कि निर्यात संवर्धन होगा। और कॉपर स्क्रैप पर रियायती बुनियाद सीमा शुल्क जारी रखना है, जो कि क्या होगा, MSMI के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाएगा। मिश्रित रबड़ प्राकृतिक रबड़ के बराबर लाने के लिए क्या किया गया, शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए क्या है। अब इसमें क्या है, जो मिश्रित रबड़ है उसको प्राकृतिक रबड़ के बराबर लाने के लिए शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए क्या है, प्रत्यक्ष कर। देखिए, अनुपालन को बोझ को कम करना और उद्यमशील की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। प्रत्यक्ष कर में इतना है। तो पहला क्या है, करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटों के भीतर संसाधित किया गया। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई। और इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को क्या किया, संसाधित किया गया है। निजी आयकर और सरल बनाना। देखिए, अब नई व्यवस्थाओं में आयकर छूट के लिए आय सीमा को क्या किया, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। क्या था, पहले क्या था कि 5 लाख आपका राशि रहता था तो आपको सरकार को टैक्स देना होता, लेकिन अब क्या हो गया, ये 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब देखिए, टैक्स की नीति क्या, दर क्या है। अगर आपका इनकम 0 से 3 लाख है तो क्या आपको कोई कर नहीं देना है, लेकिन 3 से 6 अगर हो रहा है तो 5 से ऊपर जा रहा है तो आपको 5% देना है। 6 से 9 होता है तो आपको 10% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। और अगर 9 से 12 होता है तो 15%। और अगर आपकी आय 12 से 15 लाख के बीच में है तो आपको 20% गवर्नमेंट को देना होगा। कितना, 20%। और अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। ध्यान रखिएगा, 0 से 3 पर कोई नहीं, 3 से 6 पर 5 और 6 से 9 मतलब आप इधर 3 बढ़ाते रहिए और इधर 5 बढ़ाते रहिए। 0 से 3 0, 3 से 6 5, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 के ऊपर 30। इधर 3 लाख के कर में डिवाइड किया और इधर 5% टैक्स बढ़ाया। ये आप इजीली याद कर सकते हैं। और ये नई आयकर व्यवस्था लागू हुई है कल 1 तारीख से। अब नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। पहले क्या थी, 5 करोड़ की जो उच्चतम अधिभार था 37% टैक्स लगता था, लेकिन उसको घटाकर 25% कर दी गई। वेतन भोगी और पेंशन भोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए मानक कटौती के लाभ नई कर में व्यवस्था में भी दिए गए हैं। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। कितना, 25 लाख कर दिया गया है। अब उद्योगों के लिए कर लाभों का सरलीकरण। अब देखिए, उद्योगों के लिए क्या फायदेमंद है, तो प्रकल्पित कराधानों के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों एवं व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना 95% प्राप्ति नकद से रहित रहेगी। MSME की किए गए भुगतान पर कटौती की अनुमति वास्तविक रूप से किए गए भुगतान पर ही दी जाएगी। अब सहकारी समितियां, तो 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सरकार समितियां को 15% कारपोरेट कर का लाभ देगा। PSCS और PCARDB द्वारा नगद में जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख की उच्चतर सीमा, कितना, 2 लाख की उच्चतर सीमा एक व्यक्ति पर है। सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की TDS के लिए 3 करोड़ की उच्चतर सीमा की गई। अब स्टार्टअप्स के लिए क्या है, तो स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख का 1 वर्ष विस्तार। स्टार्टअप्स की शेयरधारिता को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष में परिवर्तित करने के पर हुई हानि को क्या अग्रणित करने का लाभ होगा। केंद्र अथवा राज्य से संवर्धी द्वारा स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों एवं आयोगों की आयों को कुछ क्षेत्रों में आय कर से छूट मिलेगा। और 31 मार्च 2025 तक IFSC GIFT को धनराशि को पुनः अंतरित करने के लिए कर लाभ की अवधि का विस्तार होगा। अब रुपया कहाँ से आता है, कितना कहाँ से आता है, तो देखिए 15% आयकर से आता है। कितना, 15% आयकर से आता है। भारत सरकार को कितना, ये हमको पता होना चाहिए कि कितना सरकार कहाँ से पैसा पाती है। तो 15% आयकर से मिलता है, 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 15% निगम कर से और लगभग 34% ऋण और अन्य देता है। देखिए, ये सबसे ज़्यादा है, ऋण और अन्य देता है 34%। और कर रहित प्राप्तियाँ 6% और ऋणी रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ 2% और सीमा शुल्क से 4% और वस्तु एवं सेवा कर अन्य कर से 17%। देखिए, जो वस्तु एवं सेवा कर है उससे 17% और उससे ऊपर बस एक ही है और वह ऋण व अन्य देता है। मतलब 34 और 17, लगभग 50% सरकार इन दोनों चीज़ों से आय प्राप्त करती है। बाकी सीमा शुल्क से 4 और कर प्राप्तियाँ से 6, निगम कर से और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पाती है। ये मिलाकर टोटल 100% आमदनी गवर्नमेंट अपना करती है और उसी पैसे को बजट के माध्यम से लगाती है।
ठीक, अब रुपया कहाँ जाता है, देखिए कि आया कहाँ से पता हो गया। अब जाता है तो 4% पेंशन में चल जाती है, 8% अन्य व्यय में, 20% ब्याज का भुगतान करने में, जो कि विदेशों से अगर पैसा लाती है तो उनका भुगतान करने में, और केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9%, सब्सिडी में 7%, रक्षा में 8% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% और करों और हिस्सा में राज्यों का हिस्सा 18। ये दोनों चीज़ आप एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ कितना, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का लेवल वो बदल गया। सीधे ऐसे पूछ लेता है कि इस बजट में आयकर से कितना % सरकार को लाभ होता है, या सरकार वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कितना खर्च करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होती है, या ये है कि रक्षा पर कितने % खर्च होता है बजट से, ऐसी क्वेश्चंस आती हैं। तो आप लोग इसको एकदम पूर्णतः लिख लीजिएगा। हम एक बार कर रहे हैं फिर से कि लिख लीजिएगा, ये बजट से आपके आने वाले आगामी पेपरों में 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है एकदम, ये जान लीजिए। क्वेश्चन 1 4 नंबर का होगा तो आपका 8 नंबर है, 2 नंबर का है तो 4 नंबर, इसलिए इसको बखूबी लिखते रहिएगा। चलते हैं आगे हम विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। अब देखिए रक्षा मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है, तो 5.94 लाख करोड़ रुपए जिसको रक्षा को दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना दिया है, 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपए। इस बार रेल को पिछले बार से ज्यादा दिया गया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2.06 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ में है सारा ये पैसा। और गृह मंत्रालय में 1.96 लाख करोड़, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में 1.78 लाख करोड़, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 लाख करोड़, और संचार मंत्रालय 1.23 लाख। ये जो आपको हम डाटा बता रहे हैं किसके लिए कितना दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम, आप इसको लिख लीजिएगा, वरना बाद में पेपर में आप पछताएंगे कि क्या हम लिख लिए होते तो याद रहता। अब देखिए 2022-23 में फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए कितना था, तो 100 दिया गया था, कितना 100 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। लेकिन 2022-23 में कितना दिया गया, 1250 लाख करोड़ रुपए। 2022-23 में जल में कितना दिया गया था, लगभग 60,000, और अब कितना है 70,000 करोड़ रुपए। एकलव्य मॉडल स्कूलों को 2022-23 में कितना है, तो 2,000 करोड़, और 2023-24 में कितने देने की बात है, 5,943 करोड़। 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना है, तो 48,000 करोड़, और 2023 और 24 में बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 79,519 करोड़। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास में सबसे उत्तम कौन सा जिला अपना किया, तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिला ने किया है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा। ईवी की त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण फेस में क्या है, 2,908 करोड़, और 2023-24 में कितना, 5,172 करोड़। पूर्वोत्तर विशिष्ट अवसंरचना विकास योजना में क्या है, 2022-23 में 1,419 करोड़ रुपए, और 2023 में 2,491 करोड़, ये दिया गया। अब प्राप्तियां और व्यय लाभ, देखिए राजस्व प्राप्ति है कितना, तो थोड़ा सा 2022 में कितना हुई थी, 21.7% हमें प्राप्त हुई थी, और 23 में कितना हुई, 23 में 23.5 का अनुमान है, और 24 में 26.3। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई हैं, तो 2022 में 16.2, 23 में 17.4, और 23 में जो सेकेंड फेज होगा उसका क्या होगा, 18.4, और 24 में हमारा 18.7 होगा। अब राजस्व व्यय कहाँ हो रहा है, देखिए अब ये तो आया तो 22 में कितना हुआ था, 32%, 23 में कितना हुआ था, 31.9% होने का, ये फर्स्ट फेज है। और सेकंड फेज में 34.6, और 24 के फर्स्ट फेज में कितने का उम्मीद है, 35 का। उसी तरह इसका भी है, 22 में कितना, 8.4, और 23 में 10.7, 23 के सेकंड फेज में 10.5, और 24 में 13.7, ये याद रखिएगा। इसी के साथ आप का ये जो क्लास है ख़त्म हो गया, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से बजट को समझे होंगे, और आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम में आपको बजट से कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप नहीं फंसेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। अगर आप इसको नोट्स करके तैयार कर लेंगे तो इस बात का कंफर्म है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस सब क्वेश्चंस को बच्चे छोड़ देंगे ईजिली जिनको नहीं आएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ हम आज के क्लास को विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।